बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we discussed about our second section of this chapter, which was wave motion. पिछले लेक्चर में हमने वेव मोशन को डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया और लास्ट में हमने उसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया। हमने दो टाइप्स को वेव्स की डिस्कस किया था। नंबर 1 इज़ मैकेनिकल वेव्स एंड नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या थी? सच वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स जिन्हें ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसे वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम चाहिए और वो मीडियम क्या है? वाटर। इसी तरह साउंड वेव्स, जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किसी से बात करते हैं या कुछ बोलते हैं, तो साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं और किस मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल करती हैं, वो मीडियम होता है हमारे पास एयर। ठीक है। सेकेंड में हमारे पास थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, लाइक वी डिस्कस अबाउट रेडियो वेव्स, light waves, heat waves, X-rays. Now, our today's topic is types of mechanical waves. There are two types of mechanical waves. Number 1 is longitudinal waves and number 2 is transverse waves. We will discuss both these types one by one. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे longitudinal waves को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, ये जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको आप अपने नोट्स से देखो। अगर आप अपने नोट्स के, जो कि आपको हमने व्हाट्सएप पर PDF फॉर्म में भेजे हुए हैं, उनमें अगर आप पेज नंबर 9 पर जाओ तो वहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप क्या करोगे? मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन लिखोगे, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। सच वेव्स या वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल्स में वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। हमने कल स्ट्रिंग की एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रिंग को एक फिक्स एंड के साथ अटैच किया था और हम जब उसको कोई मैकेनिकल सोर्स दे रहे थे अपने हैंड की मदद से, तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। सो उसके बाद हेडिंग आ जाएगी टाइप्स। टाइप्स में फर्स्ट टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकेंड टाइप इज ट्रांसवर्स वेव्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम move back and forth along the direction of propagation of wave. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि जो मीडियम होगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता है मैकेनिकल वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर होता है, तो जो हमारे पास मीडियम होगा, उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एयर में, तो बीच में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है या और कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सो क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो कि मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे और पीछे। जो पार्टिकल्स हैं, जब हम उसको किसी वाइब्रेटिंग सोर्स प्रोवाइड करेंगे, उस जिस भी हम चीज़ में हमने किसी सॉलिड बॉडी में हमने वेव्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी? मूव बैक एंड फोर्थ। सेकेंड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल को इसमें डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है या एक स्लिंकी है। अब स्लिंकी क्या होती है? स्लिंकी बेसिकली हमारे पास एक हेलिकल फॉर्म ऑफ स्प्रिंग होता है, कॉम्प्रेस्ड हेलिकल फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, जिसे हम वेव्स को जनरेट करने के लिए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने मैच अटैच टू अ स्प्रिंग में भी देखा था कि हम स्प्रिंग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं।
इसी तरह यहाँ भी हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने एक स्प्रिंग या एक स्लिंकी ली हुई है, उसका एक एंड हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, ये एक फिक्स सपोर्ट है जिसके साथ हमने उसके एक एंड को अटैच किया हुआ है। जो दूसरा एंड होगा वहाँ पर हम अपने हाथ की मदद से या किसी मैकेनिकल सोर्स की मदद से इस स्प्रिंग में या इस स्लिंकी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे या वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करेंगे। सो अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्लिंकी है, इसको मैंने फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और यहाँ मेरा हाथ है और मैं वेव्स को प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। अब होगा क्या, मैं इसको जब स्टार्ट में इसको मैं स्ट्रेच करूँगा या इसको पुश या पुल करूँगा, जब पुश या पुल करूँगा तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह मैंने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है और इसे मैं पुश या पुल कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हो रही है। अब वो क्या कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कि जो पार्टिकल्स होंगे उस मीडियम के, इस केस में हमारे पास मीडियम क्या है, ये स्लिंकी या सॉलिड जो भी है हमारे पास सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स होंगे वो बैक और फोर्थ मूव करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब पार्टिकल्स, अगर आप वेव की बात करो तो वेव जो है वो इस डायरेक्शन में, जब आप उसको पुश या पुल करोगे तो वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। जब वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे अंदर इस स्लिंकी के अंदर, उनकी भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, यही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन में इस स्लिंकी को लेकर जा रहा हूँ दूसरी तरफ, तो जो पार्टिकल्स हैं जो कि स्लिंकी में हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, उनकी भी डायरेक्शन क्या होगी, उसी तरफ होगी जहां मैं उसको लेकर जा रहा हूं या जहां मैं वेव प्रोड्यूस करवा रहा हूं। सो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। अभी ये बैक मूव किए, ठीक है, जब मैंने उसे इस तरह स्ट्रेच किया और जब मैंने इसे आगे की तरफ पुश किया तो फिर क्या हुआ, वो इस तरह उसकी डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, इसको हम कंफ्यूजन अगर होगी आपको तो इसको हम रेस कर देते हैं। जब पहले हमने इस तरह किया तो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन की तरफ मूव किए। जब हम इसको इस तरफ लेकर आए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जो पार्टिकल्स की मोशन थी वो भी क्या थी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन क्या होती है, बैक एंड फोर्थ, आगे या पीछे, और सेकेंडली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी ट्रेवल करेंगे। सो सच वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल waves in which the particles of the medium move back and forth along the direction of the propagation of wave। ठीक है, अच्छा इसको अब हम देखते हैं नोट से। इन longitudinal waves the particles, पेज नंबर 9 है आपके पास, longitudinal waves, in longitudinal waves the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of वेव। वही जो बात मैंने यहाँ लिखी है और आपको एक्सप्लेन की है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एक्सप्लेनेशन की, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह होता है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग उसको मैं पढ़ता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। यानी कि जो स्लिंकी है या जो स्प्रिंग है, इसे हमने एक बेंच पे जो कि स्मूथ है या किसी अपनी ज़मीन की सरफेस पे जो कि स्मूथ है वहाँ पर रखा है। ठीक है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना प्रोड्यूस हो, बिल्कुल स्मूथ हमारा सिस्टम रहे। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड। एक जो एंड है उसको हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया या फिक्स सपोर्ट के, रिजिड का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, उसके साथ अटैच कर दिया। और जो एक एंड है उसको हमने अपने हैंड के साथ ले लिया। ठीक है, जिससे हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अपने हैंड से और उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ।
अब अगर आप उसकी लेंथ की डायरेक्शन देखो तो ये लेंथ की डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसको अगर मैं दूसरे मार्कर से शो करूं तो ये बेसिकली उसकी अगर आप देखो तो लेंथ की डायरेक्शन है। तो वो क्या कह रहा है, आपने इस स्प्रिंग को या इस स्लिंकी को उसकी लेंथ के डायरेक्शन के अलोंग क्या करना है, पुश या पुल करना है, ठीक है। उसकी जो लेंथ की डायरेक्शन है उस स्लिंकी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, उसमें आपने क्या करना है, उसको पुश करना है या पुल करना है। जैसे आप पुश पुल करोगे तो उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे अलोंग द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप उसे पुश या पुल कर रहे हो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस। कल हमने क्या पढ़ा था कि वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है। अगर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होगी किसी सोर्स की मदद से तो वेव भी प्रोड्यूस नहीं होगी। अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। अब होगा क्या, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो मैंने क्या किया, मैंने मैकेनिकल सोर्स प्रोवाइड किया, उस पर पुश किया, उसे पुल किया, उसकी लेंथ के डायरेक्शन किया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो उसमें वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये इसको जब मैंने फ्रॉम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया तो इस तरह वेव जनरेट हुई, जब मैंने इसे छोड़ा वापस लेकर गया तो वो इस डायरेक्शन में वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब इनमें कुछ रीजन्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, जब हम स्लिंकी के अलॉन्ग इनको प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह के रीजन्स होते हैं इनमें, एक को हम कहते हैं कॉम्प्रेशंस और एक को हम कहते हैं रेयरफैक्शंस। बड़ा आसान इसका कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा हो सकता है आपको देखकर ही इसका पता चल जाए। ऐसा रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो क्लोज टुगेदर हों, आपस में जुड़े हुए हों, बहुत करीब हों, उनका डिस्टेंस आपस में बहुत शॉर्ट हो, उन रीजन्स को क्या कहते हैं हम, कॉम्प्रेशंस, ठीक है। सच रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड compressions, okay. Now second is rarefactions. Rarefactions में क्या है, जो particles of the medium है वो far apart हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, so वो region क्या कहलाता है, rarefactions, ठीक है। ये भी हमारे हैंड की मोशन उस मैकेनिकल मोशन पर डिपेंड करता है। जैसे आप उसको स्ट्रेच करोगे तो पार्टिकल जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो फार अपार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही आप उसे छोड़ोगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे। यानी कि जब आप वेव प्रोड्यूस करोगे तो उस वेव प्रोड्यूस होने के अमल में ये रीजन्स उस स्लिंकी के अलॉन्ग या उस मीडियम, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रेशन। सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कॉम्प्रेशंस वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग, ये बेसिकली लूप बने हुए हैं, ठीक है। ये जो इस तरह शो किए हुए हैं मैंने, ये लूप्स बने हुए हैं, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है, सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कॉम्प्रेशंस वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर alternating with regions called rarefactions या expansions where the loops are spaced apart। एक रीजन क्या है जहाँ पर जो लूप्स हैं वो क्लोज टुगेदर हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्रेशंस, और एक ऐसा रीजन है जहाँ वो स्पेस्ड अपार्ट हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनको हम क्या कह रहे हैं, रेयरफैक्शंस या एक्सपेंशंस। एक्सपेंशन का मतलब खुला, ठीक है। एक्सपैंड जो आपने देखा होगा, इसका लफ्ज़ सुना होगा। इन द रीजन्स ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर while in the regions of rarefaction particles of the medium are spaced apart. The distance between two consecutive compressions is called wavelength. The compressions and rarefactions move back and forth along the direction of propagation of wave. अब वो आपके पास वो क्या कह रहा है, यहाँ पर वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट ला रहा है। वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब हम ट्रांसवर्स वेव्स को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम ट्रांसफर वेव्स का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वेव लेंथ क्या होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास सेकंड जो हमारे पास टाइप है उसमें हमारा क्रस्ट और ट्रफ भी आ जाना है, तो उसको भी एक साथ हम वेव लेंथ को समझ लेंगे कि वेव लेंथ क्या होती है, ठीक है।
अगर इस लेक्चर में ना हो सका तो फिर अगले लेक्चर में हमने वेवलेंथ को आगे जाकर थॉरली डिस्कस करना है, उसमें भी वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो पार्टिकल्स की मोशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में, इस लेंथ की डायरेक्शन में हमने वाइब्रेटिंग सोर्स को प्रोड्यूस किया जिससे वेव प्रोड्यूस हुई, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हुई उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ट्रांसवर्स वेव्स में ये चीज़ डिफरेंट है। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम move perpendicular to the direction of the propagation of wave। यहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे और जो वेव की डायरेक्शन होगी उनके दरमियान एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, या वो दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी 9th क्लास में आप परपेंडिकुलर को समझ कर आए होंगे कि परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर दो लाइंस है मेरे पास इस तरह, इस वक्त इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का है या वो परपेंडिकुलर, ठीक है। सो होगा क्या इसमें? जो डायरेक्शन होगी वेव की और जो पार्टिकल्स की मोशन होगी उनके दरमियान एंगल क्या होगा? हमारे पास 90 डिग्री होगा। अब वो किस तरह होगा उसको हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर इसको अभी हम नोट से डिस्कस करते हैं। नोट्स का पेज नंबर 10, ट्रांसवर्स वेव्स। In case of transverse waves, the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves। वही जो बात मैंने आपको बताई वही इसने यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई। अब आते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में देखें, we can produce transverse waves with the help of a slinky। उसमें भी हमने स्लिंकी को डिस्कस किया था, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? हम स्लिंकी को डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल में, ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल में। स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड। यहाँ भी इसी तरह होगा कि एक एंड जो होगा हमारा वो क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है, और एक एंड हमारा फ्री होगा जिसे हमने अपने हैंड में लिया होगा, ठीक है। एक एंड को हमने फिक्स सपोर्ट के साथ क्या कर दिया हुआ है? अटैच कर दिया, और दूसरे एंड से हम वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। ग्रैस्प का मतलब पकड़ लेना। द अदर एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन क्विकली। उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने पुश पुल किया था या बैक एंड फोर्थ मूव करवाया था। यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ हमने बैक एंड फोर्थ या पुश एंड पुल नहीं करना, यहाँ हमने अपने हैंड की मोशन को अप एंड डाउन करना, ठीक है। अब जब हैंड की मोशन को अप एंड डाउन करेंगे तो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो भी चेंज होगी। वो किस तरह चेंज होगी वो हम देखते हैं। Grasp the other end of the slinky and move it up and down quickly. A wave in the form of alternate crusts and troughs will start traveling towards the fixed end. अब ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, क्रस्ट और ट्रफ। मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था कि जहाँ पर पार्टिकल्स अपनी हाईएस्ट पोजीशन में हो वेव में, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। और जहाँ पर पार्टिकल्स अपनी लोएस्ट डायरेक्शन हो वेव में उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रफ। ये चीज़ तो समझना हमारे लिए इजी है, क्रस्ट ट्रफ, ये कल भी हमने देख ली थी। लेकिन जो हमने डेफिनेशन देखी थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है और जो वेव की डायरेक्शन है उनके दरमियान एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अब वो किस तरह होता है? आपने क्या किया? आपने वेव को प्रोड्यूस करवाया, ठीक है, आपने अप एंड डाउन मोशन प्रोड्यूस करवाई। जो वेव की डायरेक्शन थी वो ये इस तरह वेव की डायरेक्शन जा रही है हमारी, ठीक है। इसको मैं अगर पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन जब आप अप एंड डाउन मूव करवाओगे तो जो पार्टिकल्स हैं इस स्लिंकी के या इस मीडियम के, वो क्या कर रहे हैं? वो अप की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे आपने अप किया उसको, ठीक है, तो ये जो इसके पार्टिकल्स थे, ये अगर आप देखो यहाँ पर जब मैंने अप एंड डाउन मोशन स्टार्ट की तो ये ऊपर की तरफ चले गए, अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ चले गए। तो अगर आप पार्टिकल्स की मोशन को देखो तो पार्टिकल्स की मोशन कुछ इस तरह आ रही है, ठीक है, इनके पार्टिकल्स की मोशन ऊपर की तरफ है। अब अगर आप ये पार्टिकल्स हैं
ये उनकी मोशन है यहाँ पर, ठीक है, और ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स हैं और ये वेव की डायरेक्शन है। अगर आप इनको देखो इस तरह लाइन लगा के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन तक, तो इन जो पार्टिकल्स की मोशन है और जो वेव की डायरेक्शन है उनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है? उनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं और जो वेव की डायरेक्शन की प्रोपगेशन है वो आपस में क्या है? वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। यही चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ से देख भी सकते हो आपकी जो पार्टिकल्स की मोशन है वो इस डायरेक्शन ऑफ वेव के क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या, वही जो बात हमने पहले डिस्कस कर ली क्रस्ट और ट्रफ की। क्रस्ट क्या है? जहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर है, वो पॉइंट क्या है हमारे पास? क्रस्ट। और जहाँ पर लोएस्ट पोजीशन में है पार्टिकल्स वो पॉइंट क्या है? ट्रफ। तो जैसे ही हम अपने हैंड को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो ऑल्टरनेट एक के बाद एक क्रस्ट, एक के बाद एक क्रस्ट और एक के बाद एक ट्रफ प्रोड्यूस होती जाएगी। ये क्रस्ट, ये ट्रफ, फिर ये आपके पास क्या आ गई? क्रस्ट, और ये क्या आ गई? ट्रफ। इसी तरह ऑल्टरनेटिंग आपके पास क्रस्ट और ट्रफ जनरेट होती है, ठीक है। नोट से इसको देखते हैं। A wave in the form of alternate crust and troughs will start traveling towards the fixed end. The crusts are the highest points while the troughs are the lowest points of the particles of the medium from the mean position. यानी कि ये इनकी mean position थी, ये mean position से जिस highest point पे गए हैं वो crust है और जो lowest point पे mean position पे गए हैं mean position से वो trough है। The distance between two consecutive crust or trough is called wave length. अब यहाँ भी आपके पास वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया कि वेव लेंथ जो है आपके पास क्या है, जो कि पिछले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी हमने डिस्कस किया था। इसको हम, अगर आपका जो अगला टॉपिक अगर आप देखो तो वो है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अगला टॉपिक ये है, उससे अगला टॉपिक आता है आपके पास रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, ठीक है। वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। इस एक फार्मूला हमने आगे डिस्कस करना है, उसकी जब हम डेरिवेशन करेंगे तब मैं आपको वेव बनाकर और बताऊंगा कि वेव लेंथ क्या होती है, ठीक है। तब जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में टाइम पीरियड का जो फार्मूलाज थे उनको बस बता दिया था, समझाया नहीं था। जब हम टाइम पीरियड की हमने डेफिनेशन देखी तब मैंने वो टाइम पीरियड के फार्मूलाज आपको समझाए थे। इसी तरह जब हम रिलेशन डेरिवेशन करने लगेंगे वेवलेंथ की तब मैं आपको वेव बना कर दिखाऊंगा कि वेवलेंथ आपके पास क्या होती है, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें एक थोड़ी सी कमी ये है कि एक्सप्लेनेशन के अंदर क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ की आपने अलहदा से हेडिंग बना के डेफिनेशन लिखनी। यहाँ हेडिंग नहीं बनी हुई लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर सब हेडिंग्स बनानी है क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ की जब आप इसे सॉल्व करोगे। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी एक्सप्लेनेशन के अंदर कॉम्प्रेशन, रेयरफ्रैक्शंस और वेवलेंथ की अलग-अलग से हेडिंग बनाकर सॉल्व करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अपने जो हमारे पास आर्टिकल होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को डिस्कस करेंगे। Now we'll move towards our next topic which is waves as a carrier of energy. ये टॉपिक भी जो है हमारे पास ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में एक दफ़ा आया हुआ है, इसीलिए इस पे इसको देखने के लिए भी आप नोट्स की तरफ आ जाएं। नोट्स की तरफ जब आप आएंगे तो पेज नंबर 10 पर नोट्स के आपको क्वेश्चन नज़र आएगा, एक्सप्लेन वेव्स एज अ कैरियर एज एन एनर्जी लिखा हुआ है। आप इसको एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी विद एन एग्जाम्पल कर लें, या वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी विद एन एग्जाम्पल। इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। अब जब मैंने आपको वेव्स का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि
एनर्जी को या सिग्नल को हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने के लिए वेव्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह मैंने आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी थी कि मोबाइल फ़ोन से भी जो सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो वेव्स का हमारी डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर है। अब हम देखते हैं कि वेव्स किस तरह एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। जो हमने लास्ट ट्रांसवर्स वेव्स में एग्जांपल डिस्कस की थी स्लिंकी की, उसमें हमने देखा था कि हमने एक एंड जो था, अगर इसको मैं और ज़्यादा बना दूं और इस तरह ये एक एंड जो है इसको हमने फिक्स कर दिया था और एक एंड जो था वो हमने अपने हाथ में ले लिया था, जिससे हम मैकेनिकल मोशन को प्रोड्यूस कर रहे थे। अब किस तरह वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी बिहेव कर रही हैं? वेव्स आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब आपने देखना है किस तरह जो है एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है। इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ में स्प्रिंग को लिया और उसमें मोशन स्टार्ट की अप एंड डाउन। जैसे मैंने मोशन अप एंड डाउन स्टार्ट की तो जो मेरे हाथ की हैंड की मैकेनिकल एनर्जी थी, क्योंकि जो मैं मोशन से एनर्जी प्रोड्यूस करता हूँ बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो कि आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हो कि द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, या उसको आपने आगे काइनेटिक एनर्जी में भी देखा और पोटेंशियल एनर्जी में भी देखा। अब हो क्या रहा है, जैसे मैं मैकेनिकल एनर्जी अपने हैंड से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो जो एनर्जी है वो आगे किस में ट्रांसफ़र हो रही है? स्प्रिंग के इस रीजन में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, जो मेरे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी है वो इस रीजन में ट्रांसफ़र हो रही है। इसी तरह अगर इसको और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक देखो तो पहले इधर आ रही है एनर्जी इस पॉइंट पे, फिर एनर्जी क्या हो रही है? आगे ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि जितनी मैंने उसको एनर्जी दी थी अगर ज़्यादा एनर्जी है तो वो आगे ट्रैवल कर रही है वो एनर्जी। तो पहले वो इस पॉइंट पर आई, उसके बाद इस पॉइंट पर आई, उसके बाद इस पॉइंट पर आई, और वो हर पॉइंट ने जो एनर्जी थी जो कि उसे इनिशियली हैंड से मिली थी वो आगे क्या करती जा रही है? वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है। किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी कि हम वेव्स को एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी स्लिंग की एग्जांपल ली थी, उसमें भी हम पुश और पुल कर रहे थे और जो हमारे हैंड की मैकेनिकल एनर्जी थी वो आगे जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थे उनमें ट्रांसफ़र हो रही थी। एक पार्टिकल फिर वो आगे दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था, फिर वो तीसरे को। इसी तरह ये प्रोसेस जब तक एनर्जी हमारे पास वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती जा रही थी? कन्वर्ट होती जा रही थी एनर्जी। ठीक है, और एंड तक वो जाएगी जब उस एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर फाइनल हमारे पास क्या होगा? सिस्टम रेस्ट पर आ जाए। ठीक है, इस टॉपिक को देख लेते हैं हम बुक से। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। इसको मैं रीड कर देता हूँ। एग्जाम्पल की हेडिंग में देखें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन। स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला जो हमने कल एग्जाम्पल डिस्कस की थी वेव्स के टॉपिक में, जिसमें हमने एक रोप को एक फिक्स एंड के साथ अटैच किया था, उसको भी हम अप एंड डाउन मूव करके उसमें वेव प्रोड्यूस करवा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। मस्कुलर एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी हम उस स्ट्रिंग को दे रहे हैं। एज ए रिजल्ट, उसके नतीजे में अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग। यानी कि उस स्ट्रिंग के, या अगर हम यहाँ स्लिंकी की एग्जाम्पल लेते हैं तो स्लिंकी में क्या हो रही हैं? वेव्स उसकी डायरेक्शन में क्या हो रही हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ट्रेवल हो रही है। सो हमारी मस्कुलर एनर्जी आगे वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स। वही बात आ गई डिस्टर्ब्स, कि वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम में। हमारा जो डिस्टर्बेंस सोर्स क्या है? वो हमारे हैंड की वाइब्रेटिंग सोर्स है या मस्कुलर एनर्जी जो है हमारी। The vibrating force from the hand disturbs the particles of the string and sets them in motion. वो डिस्टर्ब करती है पार्टिकल्स को उनकी रेस्ट पोजीशन से और उन्हें किन में ले आती है? इन द स्टेट ऑफ मोशन। These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string. यानी कि बाद वाले पार्टिकल्स को, जो पिछले पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी किससे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? बाद वाले, और फिर वो उससे अगले वाले, वो उससे अगले वाले, और इस तरह एनर्जी क्या हो रही है अलॉन्ग द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम
इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी इज thus transferred from one place of the medium to the other in the form of wave. The amount of energy carried by the wave depends on the distance of the stretched string from its rest position. ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs भी है, इसको मैं दोबारा रीड करता हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव, जो कि वेव कैरी करेगी अपने साथ, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। यानी कि जितना वो स्ट्रिंग या जितनी वो स्लिंग की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी भी क्या है, उतनी ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी किस पे डिपेंड करिए, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग या डिस्टेंस ऑफ द स्लिंग की फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। ये इसकी बेसिकली रेस्ट पोजीशन थी। यहाँ से वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगी, उतनी ही उसमें एनर्जी प्रेजेंट होगी। The amount of energy carried by the wave depends on the distance of the stretched string from its rest position. That is, the energy in a wave depends on the amplitude of the wave. Amplitude of the wave. Amplitude हम डिस्कस करके आए हैं पिछले अपने लेक्चर्स में। इसको अगर आप भूल गया और रिवाइज करना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा आपकी बुक का पेज नंबर 6 पर एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखी गई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एम्पलीट्यूड क्या था? एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था तो उसमें हमने कहा था कि जी ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, वो जितनी उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगी, जितना एक्सट्रीम पोजीशन तक वो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या होगा, उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, ये उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। और सेकेंडली हमने क्या कहा था, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, यानी कि वो मीन पोजीशन से चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो उसका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही है। सो ये उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक क्रस्ट प्रोड्यूस हो रही है, क्रस्ट है जहाँ तक, वो उसका क्या होगा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम क्या होगा, डिस्टेंस होगा, विच इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, जो कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक डाउनवर्ड। जब उसने वर्ड यूज़ किया था फ्रॉम आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, उसका मतलब था कि चाहे लेफ्ट राइट, चाहे अप और डाउन। सो ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सो अब मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक, that is the energy in a wave depends on the amplitude of the wave, कि एनर्जी जो उसमें होगी वेव में वो उसके एम्पलीट्यूड में डिपेंड करेगी। कैसे? इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी हम पिछले लेक्चर्स में देख कर आए, उसको भी देख लें आप पेज नंबर 6 पे। फ्रीक्वेंसी क्या थी? Frequency is the number of vibrations or cycles of a vibrating body in 1 second. वो कहना ये चाह रहा है कि जितनी एनर्जी हम 1 सेकंड में ज़्यादा देंगे, 1 सेकंड में हम जितनी एनर्जी ज़्यादा देंगे, जाहिर बात है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब अगर मैं 1 सेकंड में 4 वेव्स प्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो या 4 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 हर्ट्ज़ होगी। आपने पढ़ के आया कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़। तो जितनी एनर्जी 1 सेकंड के अंदर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करवाओगे उतनी ही उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। इसका मतलब है वेव ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगी, ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हो, 1 सेकंड के अंदर एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हो, जिसकी वजह से ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं इसको। If we shake the string faster, we give more energy per second to produce wave of higher frequency, and the wave delivers more energy per second to the particles of the string as it moves forward. अब जाहिर बात है अगर हम उसे स्टार्ट से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं पर सेकेंड, तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी पर सेकेंड जल्दी से ज़्यादा एनर्जी जो है वो अगले पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से या ज़्यादा फास्टर अपने हैंड को मूव करें तो जो एनर्जी का ट्रेवल है वो भी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा इन द स्लिंकी या इन द स्ट्रिंग।
और जो एनर्जी उसमें वेव में होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो मूविंग आवर हैंड फास्टर विल इंक्रीज द frequency of the wave and vice versa the energy will increase. If we shake the string faster, we give more energy per second to produce wave of higher frequency and the wave delivers more energy per second. एक सेकेंड के अंदर ज़्यादा एनर्जी डिलीवर होगी उसको to the particles of the string as it moves forward. Water waves also transfer energy from one place to another as explained below. अब हम एक वाटर वेव्स का केस डिस्कस करेंगे। वही सेम केस है जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कल, जिसमें हमने एक टब के अंदर वाटर लिया था और उसमें पेंसिल डिप कर वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी और थोड़े से डिस्टेंस के बाद हमने एक कॉर्क रख दिया था और जब वेव्स उस कॉर्क के साथ स्ट्राइक करी थी तो जो कॉर्क है वो अप एंड डाउन मूव किया था। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ यही देखेंगे बेसिकली वेव्स ने क्या किया था, वो जो उन्हें वाइब्रेटिंग सोर्स मिला था जो कि पेंसिल आपने डिप की अप एंड डाउन, वो वेव्स उस एनर्जी को लेते लेते उस कॉर्क तक गई और जब उस कॉर्क पर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो उसने भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, ड्रॉप अ स्टोन इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर, यानी कि एक पानी के तालाब में आपने क्या कर देना, एक स्टोन ड्रॉप कर देना। वाटर वेव्स विल प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड्स। अच्छा, इसके लिए आप अपने बुक के पेज नंबर 11 में भी देख सकते हो, एक्टिविटी नंबर 10.3। यहाँ फिगर से आपको और चीज़ क्लियर हो रही है कि आप एक स्टोन ड्रॉप कर रहे हो इन द पॉन्ड ऑफ वाटर, पानी के तालाब में, जिससे क्या हो रही हैं, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और वाटर वेव जैसे कल हमने देखा था वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जब हमने उनको प्रोड्यूस करवाया तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होना शुरू हो गई, आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी यही हो रहा है, वो कह रहा है ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, water waves will be produced on the surface of water and will travel outwards. Figure 10.10. Place a cork at some distance from the falling stone. उस स्टोन जहाँ के आपने गिराया है या जहाँ कल आपने पेंसिल डिप की थी उससे कुछ डिस्टेंस बाद आप एक कॉर्क रख दो। कॉर्क मैंने आपको कल बता दिया था, हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं सपोर्ट देने के लिए। इट विल मूव अप एंड डाउन व्हेन वेव्स रीच द कॉर्क, जब वो वेव्स कॉर्क के पास आएंगी, इट विल मूव अप एंड डाउन along with the motion of the water particles by getting energy from the waves। यानी कि जैसे ही वेव्स उस कॉर्क के साथ जाकर टकराएंगी तो वो जो वेव्स स्टार्ट से एनर्जी को लेकर आ रही थी वो अपनी एनर्जी किससे ट्रांसफ़र कर देंगी, कॉर्क को ट्रांसफ़र कर देंगी, जिसकी वजह से कॉर्क क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। जब वो अप एंड डाउन मूव करेगा तब भी वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, आगे ट्रांसफ़र कर देगा और वाटर वेव्स क्या होती जाएंगी, आगे प्रोड्यूस होती जाएंगी जब तक एनर्जी उनकी ख़त्म ना हो जाए। द एक्टिविटी शोज द वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। यानी कि इसमें होता ये है कि मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब कहने की बात ये है कि वाटर उस जगह पर उतना ही रहता है, यानी कि जहाँ पर स्टार्ट में आपने स्टोन ड्रॉप किया था वाटर ये नहीं होता कि वाटर भी साथ में एज ए मैटर मूव करना शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ मूव करती है वो एनर्जी मूव करती है, जो कि आपने स्टार्ट में फेंका था स्टोन को, किसी एक पोटेंशियल एनर्जी से फेंका होगा, एक ख़ास हाइट से स्टोन को फेंका होगा, आपके पास उस वक्त स्टोन के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी जब गिरेगा पानी के अंदर तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स क्या करेगा, आगे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, सो इसमें वेव जो आपके पास मोशन का कॉन्सेप्ट है उसमें आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे आप स्लिंकी की एग्जांपल लो, जैसे ही उसको मैकेनिकल मोशन मिलता है तो ये नहीं होता स्लिंकी के पार्टिकल्स यहाँ से हट के इधर आ जाते हैं, बल्कि वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और इस तरह उसमें क्या होनी शुरू हो जाती हैं, वेव जनरेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको आपने इसी तरह लिखना है एग्जाम्पल के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विच इज़ पेज नंबर 11 अगर आप निकालें नोट्स का, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अब वेवलेंथ का मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ में आपको इस टॉपिक में आकर समझाऊंगा। अब वेवलेंथ क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ किया। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के आपको पता है दो रीजन्स होते हैं, एक होता है क्रस्ट जहाँ पर पार्टिकल्स अपनी हाईएस्ट पोजीशन में होते हैं, और एक होती है ट्रफ जहाँ पार्टिकल्स अपनी लोएस्ट पोजीशन पे होते हैं। अब
वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड द वेवलेंथ। यानी कि जो डिस्टेंस हो दो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि कंसेक्यूटिव का मतलब मैं आपको इस तरह समझाऊं, जैसे आप स्कूल में फिज़िक्स का लेक्चर ले रहे हो, लेकिन मैं आज आकर आपको कहता हूँ आज बेटा हमारे 2 लेक्चर्स होंगे, कंसेक्यूटिव लेक्चर्स होंगे, यानी कि एक के बाद अगला भी फिज़िक्स का लेक्चर होगा। फॉर एग्जांपल मैं 9 बजे मैं कह रहा हूँ 9 to 9:30 आपका एक लेक्चर होगा, उसके बाद दूसरा लेक्चर भी 9:30 to 10 आपका फिज़िक्स का होगा, कंसेक्यूटिव लेक्चर्स होंगे आप। इसी तरह यहाँ कंसेक्यूटिव क्रस्ट का मतलब क्या है कि एक क्रस्ट के बाद एक ट्रफ, और उसके बाद जब दूसरी क्रस्ट आई तो ये क्या हो गई? 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट हो गई आपके पास, ठीक है। सो वो वेवलेंथ में क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड द वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ क्या है? इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? वेव लेंथ है। अब वेव लेंथ का सिंबल क्या होता है? वो लैम्डा होता है बेसिकली सिंबल। वो इस तरह ड्रॉ करते हैं कि आपने इस तरह एक कर्व ड्रॉ करनी है, इस तरह, ठीक है, और उसके नीचे आपने इस तरह यहाँ से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देनी। ये वेवलेंथ का सिंबल होता है, इसे हम लैम्डा भी कहते हैं। सो लैम्डा या वेवलेंथ क्या हुई? डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट। ये क्रस्ट हो गया। अब उसने और क्या क्या है? और ट्रफ्स। वो ट्रफ्स के दरमियान का डिस्टेंस भी हो सकता है कि कैसे? ये एक ट्रफ और इसके बाद क्रस्ट और फिर ये एक ट्रफ, तो ये 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स हो गई। सो इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? आपके पास वेव लेंथ होगा, ठीक है। इसी तरह अगर वेव आगे चलती जाए तो आपके पास वेवलेंथ, इस तरह वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वहाँ 2 कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस या 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ होता है। उसको आप देख भी सकते हो पेज नंबर 9 पर अगर आप आओ बुक की, तो उसने फिगर 10.8 में वेवलेंथ को शो किया है। अगर आप देख सकते हैं कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, सो 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस क्या है? लैम्डा या वेवलेंथ, ठीक है। अब हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेव जब प्रोड्यूस होगी ख़ास फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस होगी। वेवलेंथ, जाहिर बात है कोई वेवलेंथ भी उसकी होगी और कुछ वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या था? आप चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स 9th क्लास में डिस्कस करके आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस हिसाब से टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब इसको अगर आप देखो, इसको अगर मैं पढ़ूँ पेज नंबर 11, नोट्स पर आ जाओ आप, नोट्स का पेज नंबर 11। Wave is a disturbance in a medium which travels from one place to another and hence has a specific velocity of traveling। ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करेगी, जब ट्रैवल करेगी तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह उसने कुछ टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो उसको मेजर कैसे करेंगे? थ्रू वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ अ वेव विच इज़ डिफाइंड एज। वेलोसिटी का फार्मूला आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में, v इज इक्वल टू डी बाई टी। ये मैंने यहाँ भी लिख दिया, आपकी नोट्स और बुक में भी मेंशन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, इसको सपोज करें, यहाँ सपोज किया मैंने एक ट्रांसफर वेव, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड को भी आप पीछे से रिवाइज करो, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए, पेज नंबर 6 में टाइम पीरियड की डेफिनेशन। The time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period। वहाँ मैंने आपको पेंडुलम की एग्जांपल देकर समझाया था कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, यानी कि एक मीन पोजीशन से स्टार्ट लिया उसने और दोबारा जब वो मीन पोजीशन पर पेंडुलम आया, वो जितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम क्या कहते थे? टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक हमने उसमें टाइम ले लिया था। सो अगर मैं इस वेव को देखूँ तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया और दोबारा अपनी वो इस एक वेवलेंथ कंप्लीट करने के बाद दोबारा वो अपनी इस पोजीशन में आ गया। इसका मतलब है जब यहाँ से उसने स्टार्ट किया और दोबारा एक पूरी वेवलेंथ, क्योंकि ये एक पूरी वेवलेंथ बन जाएगी, ये क्रस्ट के दरमियान आपके पास डिस्टेंस है तो ये वेवलेंथ बन जाएगी। सो ये जो पूरा उसने साइकिल कंप्लीट किया और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई, वो जितने टाइम में वो करेगी वेव,
या वाइब्रेटिंग बॉडी, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे टाइम पीरियड। और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की ओवरऑल, वो किसके इक्वल होगी, उस वेव की वेव लेंथ के इक्वल, यानी कि जो ओवरऑल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके इक्वल होगी, उसकी वेव लेंथ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेव लेंथ ऑफ द वेव एंड द टाइम विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड इन विच इट विल कंप्लीट इट्स वन साइकिल या वन वाइब्रेशन। सो पुटिंग this in equation number 1, which is V is equal to d by t, the equation will become V is equal to lambda by capital T या time period. This will be our equation number 2. ठीक है, अच्छा अब हमने पीछे पढ़ कर आए हैं फ्रीक्वेंसी का कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, आप पेज नंबर 6 पे अगर देखो तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के एंड में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 1/t, या फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या इसे इस तरह भी कह सकते हो कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एज वी नो डैट फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, पुट F इज इक्वल टू 1/t इन इक्वेशन नंबर 2 विच इज V इज इक्वल टू लैम्डा बाय टाइम पीरियड। जब मैं यहाँ इसको पुट करूँगा इसमें तो V इज इक्वल टू 1/t की जगह क्या आ जाएगा, F, इसको मैं अगर सेपरेट करके लिखूँ 1/t इंटू लैम्डा, ये इक्वेशन थी, तो 1/t किसके इक्वल आ जाएगा, F इंटू लैम्डा। सो फाइनल जो हमारे पास रिलेशन बना, हमारे टॉपिक का नेम क्या था, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो हमारे पास इस रिलेशन के ज़रिए हमें पता लग गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो वेलोसिटी ट्रैवल करेगी, वेव जब ट्रैवल करेगी उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव एंड द वेव लेंथ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से उसने ट्रैवल किया मल्टीप्लाई बाय इट्स वेव लेंथ विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। ठीक है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे ये फार्मूला बहुत यूज़ होगा। सो इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, ये आज का हमारा ये वाला जो टॉपिक था जो हमने कवर किए, जिसमें जिन टॉपिक्स में हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स देखी, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव्स, उनकी एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स डिस्कस की। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हमने वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, बड़ा इजी टॉपिक था, मैंने आपको समझा दिया, नोट से भी रीडिंग करवा दी, अब आपने उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उसको भी हमने डिराइव किया पूरा, और एंड पे हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अगर आपको इस टॉपिक्स में कोई भी इशू हो तो आप एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि इस वीडियो के एंड पर आएगा, वहाँ पर आप उसको टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज की सूरत में अपना क्वेश्चन या क्यूरीज भेज सकते हो। आज के लिए हमारा काम इतना ही, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।